बच्चों, वेलकम टू न्यू पार्ट ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है, उसमें हमने उसका फर्स्ट टॉपिक देखा था। तो ये नया पार्ट लेके आई हूँ, इसमें हम सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे और सेकंड टॉपिक के भी 2 सब पॉइंट्स को पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को क्योंकि चैप्टर बड़ा है, धीरे धीरे समझेंगे चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री का चैप्टर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, 2022-2023 सेशन स्टार्ट हुआ है। बड़े प्यारे प्यारे बैचेस लेके आए हम आपके लिए। और मेरी क्लास कब रहेगी? 10th क्लास जो मैं लेती हूँ, उसके लेक्चर्स लेती हूँ, उसकी मेरी क्लास रहेगी मंडे और थर्सडे को। मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी और टाइमिंग रहेगी 7 PM to 8 PM मेरी क्लासेस रहेंगी। तो आओ और सोशल साइंस पढ़ो। चलो कंटेंट देखते हैं। कंटेंट में हमने फर्स्ट वाला टॉपिक कर लिया है पार्ट 1 में, ये है पार्ट 2। तो आज हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये पढ़ेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बनी, कैसे फॉर्म हुई, कैसे नेशनलिज्म जो है लोगों के बीच में आई, लोगों के मन में वो जो सेंटिमेंट था नेशनलिज्म का कैसे आया, देखते हैं। तो इसके आज हम ये 2 टॉपिक्स करने वाले हैं, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, और व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो स्टार्ट करते हैं और इन 2 टॉपिक्स को समझते हैं। ओके, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करते हैं। इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप यहाँ पे इन है, इन यूरोप देयर वर नो नेशन स्टेट्स। 18th सेंचुरी में क्या था ना, यूरोप में कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे, ठीक है, कोई अलग से नेशन स्टेट्स नहीं थे, नो नेशन स्टेट्स। आज के जो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड हम देख रहे हैं, ये सब देश कहाँ पे हैं? ये सब यूरोप में है ना, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड। तो आज जो हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड देख रहे हैं, ये पहले के टाइम पे किंगडम्स हुआ करते थे, डचीज और कैंटन्स हुआ करते थे। ये देश नहीं हुआ करते थे, ये अलग नहीं हुआ करते थे, ये किंगडम्स हुआ करते थे। और उनके ये रूलर्स जो थे ना, मतलब जो इन किंगडम पे राज करते थे, वो ऑटोनोमस टेरिटरीज अपनी मानते थे, मतलब वो खुद चलाते थे। ऑटोनोमस मतलब होता है स्वशासी, है, खुद का एक शासन है, खुद रूल्स बना रहे हैं, खुद उनको उन रूल्स को फॉलो करवा रहे हैं सब, मतलब वो खुद ऑटोनोमस थी उनकी, वो स्वशासी है, मतलब वो खुद सब कुछ करते थे। ये रूलर्स जो हैं इनकी ये क्या ऑटोनोमस टेरिटरीज हुआ करती थी, ठीक है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज एंड देयर लिव्ड डाइवर्स पीपल। जो ईस्ट जैसे ये यूरोप है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स यूरोप है, ठीक है, ओके। अब इसका ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप क्या होगा? जो ईस्ट साइड वाले पोर्शन थे और जो सेंट्रल साइड वाले पोर्शन थे, ठीक है, वो कहाँ, वो क्या थे? वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में थे और वहां पे बहुत सारे लोग रहते थे, डाइवर्स पीपल रहते थे, मतलब बहुत अलग अलग रीजन्स के लोग रहते थे। कौन सी जगह पे? ईस्ट में, ईस्ट यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में कैसे बहुत डाइवर्स लोग रहते थे, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं वहां पे रहते थे। नो कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। अब भैया डिफरेंट रीजन्स के लोग रह रहे हैं, डाइवर्स लोग रह रहे हैं, तो उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है, मतलब वो लोग कलेक्टिव नहीं होते थे, वो अपना अपना कल्चर, भैया सब लोग अलग अलग हैं तो वो अपना अपना कल्चर को मानते थे, तो उनका कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी और एक कॉमन कल्चर नहीं था, कॉमन कल्चर नहीं था और कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी उनकी नहीं थी। और डिफरेंट लैंग्वेज बोला करते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। एग्जाम्पल में हम देखें जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, ठीक है, वो उस हैब्सबर्ग एम्पायर में, एक एम्पायर में बहुत सारे रीजन्स और पीपल्स जो हैं वो बिलोंग करते थे, मतलब एम्पायर एक है, एक ही जगह है, पर उस पर्टिकुलर एम्पायर में अलग अलग जगह के लोग थे, अलग अलग जो रीजन से अलग अलग रीजन्स आती थी, तो वहां पे क्या होता, कॉमन कल्चर नहीं था, एक कलेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी वहां पे नहीं बन पा रही थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि इतने डिफरेंसेस थे,
जैसे अभी हमने देखा कि कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं बन पा रही थी, अलग अलग एक एम्पायर में अलग अलग रीजन के लोग थे, अलग अलग लोग थे, डाइवर्स लोग थे, कॉमन कल्चर नहीं था। तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, जो आइडिया था एक नेशन स्टेट का वो कैसे आया मन में, कैसे नेशनलिज्म जो है लोगों के मन में आया, देखते हैं। इसका पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। क्या है ये, देखते हैं। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी क्या होते हैं? पीपल ऑफ हाई क्लास हैविंग टाइटल्स। एरिस्टोक्रेसी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब ये जो वर्ड है ना काइंड ऑफ एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस क्लास में हाई क्लास वाले पीपल आएंगे जिनके पास टाइटल्स हैं, जैसे नोबल्स हो गए, है ना, ये सब जो लोग हैं ना, ये एरिस्टोक्रेसी वाले हेडिंग में आ जाएंगे। तो ऐसे लोग जिनके पास टाइटल्स हैं, जो हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी जो थी वो डोमिनेंट क्लास थी, वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करती थी कॉन्टिनेंट पे, एंड वॉज यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। देखो, अब एरिस्टोक्रेसी थी वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट थी उस कॉन्टिनेंट पे, और वो लोग कैसे जुड़े हुए थे? क्योंकि उनका जो वे ऑफ लाइफ था, मतलब सारे एरिस्टोक्रेट्स सेम उसमें रहते थे भैया, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड में रहते थे, तो उनका जो वे ऑफ लाइफ था, मतलब कैसे वो रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनको जोड़े रखती थी। ठीक है, तो उनका वो क्या, कैसे यूनाइटेड थे? कॉमन वे ऑफ लाइफ की वजह से वे यूनाइटेड थे। अब वो एरिस्टोक्रेट लोग क्या क्या होता उनके पास? वो एस्टेट ओन करते थे, ठीक है, वो जगह को ओन करते थे कंट्री साइड पे। क्या? फ्रेंच बोलते थे सभी लोग, जो भी एरिस्टोक्रेट लोग थे ना, कैसे जुड़े हुए थे? एक तो क्या, कॉमन वे ऑफ लाइफ था, उसके बाद एस्टेट ओन करते थे सभी लोग, फ्रेंच बोलते थे। आगे, फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। शादी की वजह से उनकी फैमिलीज जो है आपस में कनेक्टेड हुआ करती थी। बट क्या था, ये सारी चीजों तो थी, इन लोग कनेक्टेड तो थे आपस में, पर क्या था, ये लोग कम थे नंबर में, जो इनका नंबर था ना वो स्मॉल था, वो कम थे नंबर में। देवर स्मॉलर इन नंबर, स्मॉलर इन नंबर, मतलब कम लोग थे। ठीक है, कम ही लोग जो थे वो एरिस्टोक्रेट थे। अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या करती थी? इन लोग तो नंबर में कम है, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्री थी, वो पीजेंट्री क्लास को बिलोंग करती थी। ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्री क्लास को बिलोंग करती थी। वेस्ट में अगर हम देखें तो बहुत सारा जो लैंड था वो टेनेंट्स, छोटे छोटे जो ओनर्स थे वो होल्ड करते थे, वो फार्म करते थे, छोटे छोटे टेनेंट्स, जो छोटे छोटे किसान हो गए। वेस्ट साइड में ये छोटे छोटे जो ओनर्स हैं, टेनेंट्स हैं, ये लैंड को फार्म करते थे। और अगर हम ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में देखें तो बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स हुआ करते थे विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। मतलब क्या क्या यहीं पे हम यूरोप में देख रहे हैं ना, क्या देखा हमने? अगर हम वेस्ट में देखें तो यहाँ पे कौन, टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स जो है वो खेती करते थे। ठीक है, ना छोटे, अपनी भैया छोटे रूप में कर रहे हैं। ठीक है, और ईस्ट और सेंट्रल में कौन थे? ईस्ट और सेंट्रल में कौन थे? वास्ट एस्टेट्स थे, मतलब बड़ी बड़ी जमीनें हैं जिसके पास, कौन थे? एरिस्टोक्रेट लोग थे। ठीक है, एरिस्टोक्रेट लोगों का यहाँ पे लैंड था, वास्ट एस्टेट हुआ करते थे, वास्ट एस्टेट हुआ करते थे। और किसका हुआ करता था? ये एरिस्टोक्रेट्स लोगों का हुआ करता था, वास्ट एस्टेट हुआ करते थे। और वो कल्टीवेट कौन करता था? वो कल्टीवेट सर्फ करते थे। अब सर्फ्स क्या होते हैं? सर्फ्स वो होते, जैसे आपका कोई खेत है, ठीक है, और आप उस खेत पे, आपका ही है, आप उसको ओन कर रहे हो, पर कोई और खेती कर रहा है, मतलब वहां पे वो रहता है, वो खेती करता है और बस वो अपना खाने का गुजारा वगैरह करता है, पर ओन आप करो, तो काम वो कर रहा है, तो दैट इज सर्फ। सर्फ क्या हो गया? अ पर्सन हु वाज फोर्स्ड टू लिव, मतलब उसको फोर्स किया जाता था कि तुम वहीं रहो, ठीक है, वहीं रहो और वहां काम करो, उस लैंड पे काम करो, जो कि एक लैंड ओनर को बिलोंग करता, मतलब वो लैंड जो है उसका ओनर कोई और है, ओनर कोई एरिस्टोक्रेट है, बड़ा आदमी है, पर वो बड़ा आदमी फोर्स कर रहा है एक सर्फ को कि तुम वहीं रहो, ठीक है, वहीं रहो और उस लैंड पे काम करो, करोगे तुम खेती, पर ओन कौन? हम करेंगे। तो ये इसको कौन कहते हैं? इसको हम कहते हैं सर्फ।
इसको जो ऐसे कराता है ना, मतलब जो ये करता है ऐसे खेती कि वहीं उसको रहना पड़ता है और दूसरे के लैंड पे काम करना होता है, उसको हम सर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वेस्ट में छोटे टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स काम किया करते थे और ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में वास्ट एस्टेट हुआ करते थे, बड़े बड़े जमीन हुआ करती थी और वो एरिस्टोक्रेट होती थी, लैंड ओनर्स दूसरे होते थे पर वहां पे सर्फ कल्टीवेट करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। क्या है ये, देखो, जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, वहां पे क्या हो रहा था, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था, इंडस्ट्रीज राइज हो रही थी, वहां पे इंडस्ट्रीज बन रही थी, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा था और ट्रेड बढ़ रहा था। अब भैया इंडस्ट्रीज, जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी जगह जहां पे पहले खाली हुआ करती थी, वहां पे कोई आपको चिड़िया नहीं मिलती थी, वहां अगर कोई इंडस्ट्री लग गई, ठीक है, अब वहां इंडस्ट्री लग गई, अब वहाँ लोग जाते हैं उस इंडस्ट्री में काम करने, तो कुछ सालों में हम देखते हैं कि वहाँ एक टाउन बन जाता है, वहाँ दुकानें भी आ जाएंगी और लोग रहने भी आ जाएंगे, तो एक क्या एस्टैब्लिशमेंट हो जाती ना। तो क्या हो रहा था, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इंडस्ट्रीज बढ़ी थी, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, और क्या हो रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ट्रेड हो रहा था, सामान का लेना देना बढ़ रहा था, तो उसके कारण क्या हो रहा था, टाउन्स ग्रो कर रहे थे और एक कमर्शियल क्लास आ गई। मतलब एक क्लास क्या आ गई कि कमर्शियल क्लास आ गई, जो क्या कर रहे थे, ये काम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, टाउन्स ग्रो किए, टाउन्स बढ़े, टाउन्स ग्रो हुए और उसकी वजह से क्या हुआ, कमर्शियल क्लास का इमर्जेंस हुआ, कमर्शियल क्लास हमें देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। पर फ्रांस और जो जर्मनी के पार्ट्स थे, जो जर्मन स्टेट्स थे, वो कहाँ, उसमें हुआ 19th सेंचुरी, मतलब काफी लेट हुआ। इंग्लैंड में कब हो गया था, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हो गया था, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। बट फ्रांस और कुछ जर्मन के जो पार्ट्स थे वहां पे 19th सेंचुरी में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। न्यू सोशल ग्रुप्स केम अप, अभी हमने देखा ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था, उसकी वजह से टाउन्स ग्रो कर रहे थे, लोग वहां रहने आ रहे थे, उसकी वजह से एक कमर्शियल क्लास देखने को मिली जो ये काम करती है, ठीक है। तो क्या हो रहा था, न्यू सोशल ग्रुप्स केम अप, नए सोशल ग्रुप्स उभर के आए, नए सोशल ग्रुप्स उभर के आए। अब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, इन सोशल ग्रुप्स में कौन, एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो वर्किंग क्लास है, जो काम करती है, और एंड मिडिल क्लासेस उभर के आई, इनको हम मिडिल क्लासेस कहेंगे, विच हैड इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन कौन थे इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें हुआ करते थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सब मिडिल क्लासेस में आ गए। तो ऐसे ही नए सोशल ग्रुप्स जो हैं ये उभर के आए। आगे क्या है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, दीज ग्रुप्स वर इन, यहाँ पे बेटा इन है, इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में क्या था, ये जो ग्रुप्स थे दे वर स्मॉलर इन नंबर, मतलब जो ये मिडिल क्लास वाले ग्रुप्स थे, जो नए जो सोशल ग्रुप्स राइज हुए, ये कम थे नंबर में। कौन से, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में क्या थे, ये जो ग्रुप्स थे ये स्मॉलर थे इन नंबर, बहुत कम थे, मतलब इनकी जो तादाद थी, जो इनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन था वो कम था। कब, इन लेट 19th सेंचुरी में, सॉरी टिल लेट 19th सेंचुरी तक, लेट 19th सेंचुरी तक इनका जो नंबर था वो कम था। It was among the educated liberal middle classes that the ideas of national unity and abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब अभी हम इस टॉपिक में हम क्या देख रहे हैं, मेन हमारा क्या था, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी मतलब ऐसे लोग जिनके पास टाइटल्स हैं, जो हाई क्लास के हैं, और मिडिल क्लास इमर्ज होके आई थी। तो हम क्या देखा कि एरिस्टोक्रेसी है बट एक नई मिडिल क्लास कैसे आई, और ये मिडिल क्लास जो है ना, इस मिडिल क्लास की वजह से ही क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो क्या है इस पॉइंट में, इट वॉज अमंग द एजुकेटेड,
जो एजुकेटेड लोग थे, जो लिबरल मिडिल क्लासेस थे, जो मतलब जो मिडिल क्लास में भी जो एजुकेटेड लोग थे, जो समझदार लोग थे, उनके दिमाग में नेशनल यूनिटी का आइडिया आया कि हमें नेशनल यूनिटी बनानी चाहिए, हमें यूनाइटेड होना चाहिए, हमारा नेशन बनना चाहिए, हमको ऐसे बंधुआ मजदूरों की तरह नहीं रहना है, या हमें अपनी भी क्या क्या कहते हैं, हमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या हुआ, इट वॉज अमंग एजुकेटेड, जो एजुकेटेड लोग थे मिडिल क्लास में, जो समझदार लोग थे, उनके दिमाग में क्या आया, उनके दिमाग में आया नेशनल यूनिटी का idea of national unity and abolition of aristocratic privileges gained popularity। मतलब अभी हमने, जब आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा था कि जो हाई क्लास के, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, उनको प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ, है ना, मिलते थे ना उनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ, कि वो लोग अपना उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था, सारा टैक्स जो है वो थर्ड एस्टेट लोगों को भरना पड़ता था। तो एक तो थर्ड एस्टेट वाला लोग गरीब, ठीक है, परेशान, और जो भी टैक्स ले रहा है वो थर्ड एस्टेट से ले रहा है, तो वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो यही रिवॉल्यूशन था कि हम नहीं देंगे टैक्स, हमको इक्वालिटी चाहिए, उनको जैसे आप ट्रीट करते हो, क्यों करते हो, क्या कुछ खास कर रहे हैं, नहीं, हमें भी इक्वालिटी चाहिए, हम तो ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं तो हमें तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो मतलब वो लोग काफ़ी लड़ रहे थे, दिमाग खराब हो चुका था उन लोगों का। तो मिडिल क्लास जो है वही नेशनल यूनिटी का जो है आइडिया लेके आई, ठीक है। और मिडिल क्लास के जो स्पेशली कौन, एजुकेटेड और जो समझदार लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनल यूनिटी का आइडिया दिया। वो बोले कि हमें नेशनल यूनिटी बनानी चाहिए, एक नेशन बनाना चाहिए। और उन्होंने क्या, उन्होंने रोक लगा दी, अबॉलिशन करना स्टार्ट कर दिया। किसको, जो भी एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को, मतलब जो भी एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस दिए जाते थे हाई क्लास लोगों को, जो प्रिविलेजेस दिए जाते थे, उसको अबॉलिश करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो अबॉलिशन ने पॉपुलैरिटी गेन कर ली, मतलब वो पॉपुलर बन गया, पॉपुलैरिटी गेन कर ली। बहुत सारे जो लोग हैं वो अब अबॉलिश करने लगे कि नहीं, इसको रोका जाना चाहिए, इस पे आवाज उठाने लगे, ठीक है। What did liberal nationalism stand for? ये आ गया इसका सेकेंड टॉपिक। अभी हमने क्या देखा था, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। के एरिस्टोक्रेसी कहाँ थी, ज्यादा लोग कहाँ थे एरिस्टोक्रेसी में, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। और वेस्टर्न यूरोप में कौन थे, ज्यादातर पीजेंट्स और टेनेंट्स हुआ करते थे। तो जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है वो कहाँ से इमर्ज होती है, वो मिडिल क्लास वाले लोगों में आई। मतलब मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं उन्होंने सोचा कि हमें नेशनल यूनिटी चाहिए है। तो एरिस्टोक्रेसी लोग थे, पर उनके अगेंस्ट, उनको अबॉलिश करने के लिए, मतलब उनको जो प्रिविलेजेस देना है, जो दे रहे हैं उनको प्रिविलेजेस, उनके अबॉलिशन के, भैया उसको अबॉलिश करो, हम नहीं देख पाएंगे, अब हमें इक्वालिटी चाहिए है, हमको भी इक्वल बनना है, हमको नेशनल यूनिटी चाहिए। तो ये मिडिल क्लास एक राइज हुई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, टाउन्स ग्रो हुए, तो नई क्लास आई। उस क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, और उनमें से जो एजुकेटेड समझदार लोग थे वो ये आइडिया लेके आए, और ऐसे मिडिल क्लास जो है वो राइज हुई और नेशनल यूनिटी का आइडिया दिया। अब व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म क्या है, सबसे पहले देखते हैं लिबरलिज्म क्या है। लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, मतलब जो एक लैटिन वर्ड है लिबर, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड से आया है और उसका जो मेन वर्ड है दैट इज लिबर। लिबर का मतलब क्या होता है, फ्री, मतलब फ्रीडम। लिबरलिज्म मतलब किसी चीज से फ्रीडम, फ्री हो जाना, फ्रीडम ले लेना, ठीक है। तो फॉर न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म मेंट फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म क्या थी, जो नई मिडिल क्लास राइज हुई थी, ठीक है, उसके लिए लिबरलिज्म क्या थी, उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था हर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलना, मतलब उसको किसी का वो गुलाम ना बनना पड़े, या फिर उसको इक्वालिटी मिले, मतलब उसको एक इंडिविजुअलिटी मिले कि वो भी एक इंसान है ना। तो एक इंडिविजुअल, उसको एक इंडिविजुअलिटी चाहिए थी। तो फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए। और इक्वालिटी ऑफ ऑल, मतलब लॉ है तो लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, मतलब उसमें भेदभाव नहीं हो।
जो आप भेदभाव करते हो कि कुछ जो दो हाई क्लास लोग हैं उनको अलग आप ट्रीट कर रहे हो, लो क्लास लोगों को अलग ट्रीट कर रहे हो, तो ये भेदभाव नहीं हो। जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, तो इक्वालिटी ऑल ऑफ ऑल बिफोर लॉ उनको चाहिए थी। तो ये उनके लिए फ्रीडम थी कि जब लॉ के आगे सब इक्वल हो जाएंगे और हमें इंडिविजुअलिटी मिल जाएगी तो वो हमारे लिए फ्रीडम है। तो ये न्यू मिडिल क्लास जो राइज हुई थी उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. Liberalism जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अगर हम देखें, जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उनके लिए लिबरलिज्म क्या थी? उनके लिए लिबरलिज्म थी कि ऑटोक्रेसी खत्म हो जाना, जो क्लरिकल प्रिविलेजेस जो दिए जाते हैं लोगों को वो खत्म हो जाना, और एक कॉन्स्टिट्यूशन का बनना, और वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिप्रेजेंट करेगा एक पार्लियामेंट का फॉर्म होना। ये सब क्या था? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग लिबरलिज्म का मतलब ये था। ओके, आगे क्या है? आगे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक स्फीयर के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था। यहाँ पे हम ना देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए ना अलग अलग लिबरलिज्म थी, मतलब उनके लिए फ्रीडम कुछ अलग थी। जो फ्रेंच वाले लोगों के लिए हमने देखा जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था कि उनके लिए लिबरलिज्म क्या थी, ठीक है। उसके पहले हमने क्या देखा? उसके पहले हमने देखा न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म की थी कि सबको इक्वल हो, सब लोग इक्वल हो, एक उनकी इंडिविजुअलिटी मिले। अब हम देखने वाले इकोनॉमिक स्फीयर के लिए लिबरलिज्म क्या थी। क्या थी इकोनॉमिक स्फीयर के लिए लिबरलिज्म? ठीक है, क्या थी लिबरलिज्म? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मतलब जो इकोनॉमिक, मतलब जो ट्रेड करते थे, जो लोग ये मार्केट में काम करते थे, जो उनका प्रोडक्शन का या इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला काम था, जो ट्रेड करते थे, जो गुड सप्लाई करते थे, उनके लिए लिबरलिज्म क्या थी? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मतलब मार्केट्स को फ्रीडम मिल जाना। किस चीज से फ्रीडम मिल जाना? एबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मतलब जो गुड्स और उसका कैपिटल का मूवमेंट हो रहा है, मतलब जो सामान है वो यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है, कैपिटल यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है, तो उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दो। तो उनके लिए वो लिबरलिज्म थी कि हमको तब फ्रीडम मिल जाएगी। तो क्या? अबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अब क्या हुआ था बेटा, जो नेपोलियन आया था ना, जब हमने देखा कि नेपोलियन आ गया, ठीक है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन में उसने बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स बना दिए थे। सपोज 39 स्टेट्स उसके बन गए थे, ठीक है, 39 स्टेट्स उसके बन गए थे। अब हम इसको और एक और चीज, ठीक है, 39 स्टेट्स बन गए थे। अब इतने सारे स्टेट्स हैं, यूरोप इतना सा, तो यूरोप ऐसा ज्यादा बड़ा नहीं, हाँ यूरोप इज बिग बट उतना भी बड़ा नहीं है यूरोप, ठीक है, मतलब अगर हम वो जर्मनी और फ्रांस वाला एरिया देखें तो इट्स नॉट दैट बिग, ठीक है। तो क्या हुआ था? अब ये नेपोलियन कहाँ आया था? फ्रांस में आया था, ठीक है। अब ये आसपास की टेरिटरीज को कन्क्वायर करता था, तो उसने ऐसे क्या किया था? उसने 39 स्टेट्स बना दिए, और हर स्टेट की खुद की करेंसी हुआ करती थी, खुद का एक उनका डिफाइंड करेंसी हुआ करती थी, और उनके खुद के वेट्स और मेजर्स हुआ करते। जैसे हमने देखा था ना कि नेपोलियन ने एक वेट्स और मेजर सिस्टम जो है वो उसने इंट्रोड्यूस किया था, कि मतलब एक स्टैंडर्ड उसने वेट्स और मेजर्स ला दिए थे कि इतना अमाउंट वुड बी 1 किलो, इतना अमाउंट वुड बी दिस। तो उसने ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो कर दिया था। तो अब इन स्टेट्स की क्या खुद की करेंसी हुआ करती थी, और खुद के क्या थे? और खुद के वेट्स और मेजर्स हुआ करते थे। ओके, ठीक है। तो नेपोलियन के स्टेट्स में उन्होंने बोला कि खुद की करेंसी, इनके 39 स्टेट्स उसने डिवाइड कर दिए थे, ठीक है, 39 स्मॉल स्टेट्स उसने बना दिए थे, 39 स्मॉल स्टेट्स बन गए थे। तो 2 स्टेट्स हैव देयर ओन करेंसी और खुद के वेट्स और मेजर्स थे। अब थे तो चलो ठीक है, ये इसने अच्छा काम किया, ओके, बट उसका क्या हो रहा था? मतलब उसको लग रहा था कि उसने अच्छा काम किया, एक करेंसी बना दी, उसने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है वेट्स और मेजर्स का, बट उसका रिपरकशन क्या हो रहा था? देखते हैं, एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। एग्जाम्पल के उसमें 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जब सामान जाता था, ठीक है, हैम्बर्ग एक जगह है, उससे हम जब न्यूरेमबर्ग तक जाते थे, क्या? गुड्स को सेल करने, टू सेल गुड्स,
ठीक है, तो कितना 11 जगह से हमें पास होना पड़ता था और क्या करना पड़ता था, कस्टम, ठीक है, क्या, ट्रैवल थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे 5% ड्यूटी, मतलब 11 कस्टम बैरियर से पास होना पड़ेगा आपको और 5% ड्यूटी देनी पड़ती थी हर जगह पे। अब सोचो कितना वो प्रॉब्लमैटिक होता था। और ड्यूटीज कैसे लगाई जाती थी, अकॉर्डिंग टू वेट्स एंड मेजर्स ऑफ द रीजन, मतलब वो जो स्टेट है उस स्टेट में जो करेंसी है उस करेंसी में तुमको 5% देना है, मतलब उस करेंसी के अकॉर्डिंग, और उस रीजन का जो वेट और मेजर्स है उसके अकॉर्डिंग तुमको देना है। मतलब हर रीजन का अलग अलग करेंसी, अलग अलग वेट्स और मेजर्स, और अलग अलग उसमें तुम्हें 11 उससे पास होना है तो अलग करेंसी देनी है, अलग वेट्स और मेजर्स के अकॉर्डिंग देना है। तो कितना प्रॉब्लमेटिक होता होगा। तो ड्यूटीज वर अकॉर्डिंग टू द वेट्स एंड मेजर्स ऑफ द रीजन। तो 11 जगह से पास होना है, 5% ड्यूटी देनी है, अलग अलग करेंसी में और अलग अलग वेट्स और मेजर्स में। देखो क्लॉथ, फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ का जब मेजर किया जाता है उसको LA में मेजर किया जाता था, ठीक है। तो कहीं किसी जगह पे एक 1 LA वॉज 54.7 सेंटीमीटर, कहीं था 55.1 सेंटीमीटर, कहीं था 65.6 सेंटीमीटर और कहीं था 53.5 सेंटीमीटर। देखो कितना डिफरेंस है। अब तुम्हें इस डिफरेंस, मतलब कहीं तुम्हें ज्यादा पे करना है उतने ही अमाउंट ऑफ क्लॉथ के लिए और कहीं तुम्हें कम पे करना है, तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा ना। तो लोग इससे ना इस चीज से परेशान हो गए थे। तो इकोनॉमिक स्फीयर वाले लोगों के लिए ये फ्रीडम चाहिए थी उनको, कि उनको अगर इससे फ्रीडम मिल जाएगी तो मतलब दैट वुड बी लिबरलिज्म फॉर देम। तो उनका ये मानना था, ठीक है। अब अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक स्फीयर वाले लोगों के लिए लिबरलिज्म क्या थी, जब उनको किससे फ्रीडम मिल जाएगी, उनको ये जो रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं उससे फ्रीडम मिल जाएगी, ठीक है। तो वो क्या चाह रहे थे कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बन जाए, एक यूनिटी बन जाए, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बन जाए, ताकि अनहिंडर्ड मूवमेंट हो सके, इजीली मूवमेंट हो सके, किसका, लोगों का, गुड्स का और कैपिटल का। मतलब लोग जब ट्रेड कर रहे हैं तो वो इजीली मूव कर सके, उनके गुड्स और उनके कैपिटल भी हैं, इजीली मूव कर सके। तो उनको क्या चाहिए था, एक यूनिफाइड टेरिटरी चाहिए थी, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए थी। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन या फिर जिसका नाम है ज़ोलवेरन ये बनाई गई और क्या हुआ, प्रशिया एंड जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, ठीक है। ये किसका इनिशिएटिव था, ये एक प्रशिया का इनिशिएटिव था। 1834 में एक कस्टम यूनियन जिसका नाम था ज़ोलवेरन, इसको बेटा लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ज़ोलवेरन, ये बनाई गई और ये प्रशिया का इनिशिएटिव था। प्रशिया ने ये इनिशिएटिव लिया था और बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने इस चीज को ज्वाइन किया और वो लोग यही चीज मांग रहे थे कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए। ओके, यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। मतलब यूनियन ने ये जो हमने ये देखा ना अभी कि ये ज़ोलवेरन ये सब ये बन रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने जो टैरिफ बैरियर्स थे वो अबॉलिश किए गए कि उनको कम बैरियर्स से निकलना पड़े, उनको मतलब उनको टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश किया गया। और जो करेंसीज थी भैया, इतनी सारी करेंसीज अलग अलग हो गई थी, तो जो नंबर ऑफ करेंसीज थी तो उनको 2 कर दिया था। 30 से ज्यादा थी तो उसको कम करके 2, सिर्फ 2 करेंसीज ला दी गई थी। ओके, नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। अब रेलवे का नेटवर्क बढ़ा, जब नेटवर्क बढ़ रहा है तो लोग जा रहे हैं, आइडियाज ट्रैवल कर रहे हैं लोगों के साथ साथ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, मोबिलिटी क्या हुआ, यहीं देखा ना, रेलवे बढ़ी तो क्या हुआ, मोबिलिटी बढ़ी, मूवमेंट बढ़ा, और उसकी वजह से क्या, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो अच्छे हुए, मतलब लोग इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहे थे, हार्नेस हुए, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है बढ़ रहे थे, ठीक है। इकोनॉमिक उनको फायदा हो रहा था, इकोनॉमिकली फायदा हो रहा था, क्योंकि बैरियर्स क्या है, बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया गया था, करेंसीज को भी कम कर दिया गया था, और रेलवेज का नेटवर्क बढ़ रहा था, मोबिलिटी बढ़ रही थी, लोग इजीली ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ साथ आइडियाज ट्रैवल कर रहे थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उनके अच्छे हो रहे थे, और इन सब की वजह से क्या हुआ, नेशनल यूनिफिकेशन हुआ, नेशनली लोग जो है यूनिफाइड होने लगे थे। वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म
strengthen the wider nationalist sentiments which were growing at that time. अब उस टाइम पे ये जो इकोनॉमिकली जो ये सब इम्प्रूवमेंट हो रही थी ना, कि बैरियर्स अबॉलिश कर दिए गए, करेंसीज को टो कर दिया गया, और क्या ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट लोगों के बढ़ रहे हैं, उससे नेशनल यूनिटी भी आ रही, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ था, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स लोगों के मन में आ रहे थे, मतलब जो भावनाएं आ रही थी नेशनलिज्म की, वो और स्ट्रांग हो गई थी। उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, ये सब चीज़ों के वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी। बट ये जो इकोनॉमिकली ये जो चीज़ें हुई हैं, इकोनॉमिक स्फीयर में ये जो चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे उस टाइम पे, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो नेशनलिज्म की भावनाएं थी लोगों के मन में, वो और स्ट्रांग हो गई। किसकी वजह से? इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से। कैसे? लोगों इकोनॉमिकली वो यूनिफाइड हो रहे थे, है ना। इकोनॉमिकली उनका जो बेस ऑफ यूनिफिकेशन था वो क्या था? इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिकली वो यूनिफाई हो रहे थे, और उस इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से, और जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो नेशनलिज्म की जो भावनाएं थी लोगों के मन में, वो और स्ट्रांग हो गई, वो और ताकतवर हो गई, और लोग नेशनलिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो ये आज के हमारे 2 टॉपिक्स हो गए हैं। इसके जो जो हमने सेकंड टॉपिक के 2 सब टॉपिक कर लिए हैं, इसके आगे के 2 सब टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो फिर से नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023, और मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर, और मैं आपकी क्लासेस मंडे और थर्सडे को लूँगी, और टाइमिंग रहेगी 7 PM to 8 PM। ओके, और इस जो भी लेक्चर्स आप देखते हो उसके नोट्स आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे ऐप का नाम है स्कोर प्लस ऐप। ओके, स्कोर प्लस बड़ा प्यारा ऐप आपके लिए बनाया गया ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको। तो ऐप पे जाओ, और इस लेक्चर के और जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स के नोट्स आपको चाहिए हैं, उसको आप PDF फॉर्मेट में इस ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करो और सोशल साइंस पढ़ो और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ो। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।